विद्यार्थियों, जैसा कि इसके पूर्व के वीडियो में हमने अध्ययन किया था उपभोग फलन से संबंधित कि किन्स का उपभोग फलन क्या है तथा उपभोग को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। किन्स का जो आई सिद्धांत है उसमें उपभोग और निवेश दोनों ही दो महत्वपूर्ण तत्व हैं। तो जो निवेश गुणक या सरल गुणक जिसे कहा जाता है, इस गुणक का सबसे पहले प्रोफेसर R.N. काहन ने 1930 में रोजगार गुणक के रूप में इस गुणक को प्रस्तुत किया था। इसमें उन्होंने कुल प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार यानी कुल रोजगार की मात्रा में प्रारंभिक प्रत्यक्ष रोजगार की वृद्धि का भाग देकर के गुणक को प्राप्त किया था। जैसे कि हम मान लें कि किसी आर्थिक क्रिया में शुरू में 10 व्यक्तियों को काम मिला हुआ था, जिसके फलस्वरूप आगे चलकर विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में कुल 40 व्यक्तियों को काम दिया जा सका। तो रोजगार गुणक हो गया 40/10 = 4। उसके पश्चात किन्स ने अपना निवेश गुणक 1936 में जो उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी जनरल थ्योरी, उसमें आय के निर्धारण के लिए गुणक को महत्वपूर्ण माना था और गुणक की विचारधारा को दिया। किन्स ने जिस गुणक की चर्चा की थी उसे निवेश गुणक, आय गुणक या व्यय गुणक कहा जाता है या व्यय गुणक के नाम से जाना जाता है। निवेश के संबंध में प्रोफेसर सैमुएल्सन एंड नॉर्डहाउस ने अपनी पुस्तक इकोनॉमिक्स में कि 18वें एडिशन 2005 में इस प्रकार से परिभाषा दी है कि द मल्टीप्लायर मॉडल शो दैट इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट विल इंक्रीज जीडीपी बाय एन एम्प्लीफाइड अमाउंट बाय एन अमाउंट ग्रेटर देन इटसेल्फ। यानी इसका मतलब यह है कि गुणक मॉडल पर दर्शाता है कि निवेश में वृद्धि से सकल घरेलू उत्पाद में एक गुणक की राशि में वृद्धि होगी, यह राशि स्वयं से अधिक होती है। तो इस प्रकार से उन्होंने बताया कि जो गुणक प्रक्रिया है या जो गुणक है उसका कार्य क्या है। जो गुणक का मॉडल है वो ये बताता है कि अगर हम निवेश में वृद्धि करते हैं तो उससे जीडीपी या कुल आय में कितनी वृद्धि होगी। तो उसको बताने वाला जो माप है वो गुणक के द्वारा तय किया जाता है। जैसे मान लें कि हम गुणक का मान 5 है ना, और निवेश की मात्रा 500 रुपये, तो ऐसी स्थिति में आय में वृद्धि होगी 500 × 5 100 × 5 = 500। तो इस प्रकार से गुणक इंटू निवेश के बराबर आय में वृद्धि होगी। तो हम चलते हैं गुणक पर कि गुणक की उत्पत्ति किस प्रकार से की गई है। इसकी उत्पत्ति 2 तरह से की गई है। तो सबसे पहले हम लेते हैं पहली विधि। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि y = c + i, इसको हम जब राष्ट्रीय आय पढ़ा था उसके समुच्चय और उदाहरण हम पढ़ चुके हैं। तथा इसमें परिवर्तन, चूंकि हम आय में परिवर्तन की बात करते हैं, निवेश में परिवर्तन से आय में परिवर्तन कितना होगा, तो हम इन तीनों चल राशियों में परिवर्तन लेते हैं। तो हम इनमें परिवर्तन लेंगे तो समीकरण इस प्रकार से बन जाएगा ΔY = ΔC + ΔI। अब इसमें हम ΔY या आय में परिवर्तन का भाग दें तो ऐसी स्थिति में ये सूत्र इस प्रकार से आ जाएगा हमारे पास ΔY/ΔY = ΔC/ΔY + ΔI/ΔY। इसको हम आगे हल करें तो ΔY से ΔY कट जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा 1 = ΔC/ΔY + ΔI/ΔY। इनको हम और अच्छे तरीके से व्यवस्थित करें तो ऐसी स्थिति में हमारे पास आ जाएगा ΔI/ΔY को हम इस तरफ ले आएँ तो हो जाएगा हमारे पास = 1 - ΔC/ΔY। तो ΔC/ΔY जैसा कि हमें पता है MPC है, तो ऐसी स्थिति में हो जाएगा = 1 - MPC। और चूंकि जो गुणक है, गुणक होता है ΔY/ΔI = K। K का मतलब ये गुणक को प्रदर्शित करता है।
तो डेल्टा वाई बटा डेल्टा आई होता है, तो जो ऊपर वाला समीकरण था इसका उल्टा हो जाएगा, तो इजिकल टू हो जाएगा 1/1 माइनस MPC, यानी 1/1 माइनस उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति। और जो MPS है, बचत की सीमांत प्रवृत्ति, हम पहले पढ़ चुके हैं, वो होती है 1 माइनस MPC। तो हम 1 माइनस MPC की जगह MPS भी रख सकते हैं, 1 बटा बचत की सीमांत प्रवृत्ति। तो अगर हमारे पास उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति या बचत की सीमांत प्रवृत्ति दोनों में से कोई एक है, तो ऐसी स्थिति में हम गुणक को ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके दूसरे मेथड पर हम आते हैं। जो दूसरी विधि है, इसमें भी हम जानते हैं कि y इजिकल टू C प्लस आई है और C इजिकल टू A प्लस बी वाई। अब हम उपभोग फलन को लेंगे यहाँ पर, A प्लस बी वाई को, और इसको अगर हम रखें तो y1 इजिकल टू A प्लस बी वाई वन प्लस I1 हो जाएगा, है ना। A प्लस बी वाई तो C की जगह हमने रखा है, y इजिकल टू C प्लस आई है तो C की जगह हमने रखा है A प्लस बी वाई, और प्लस हमने I निवेश को इसमें जोड़ा है। तो ये हो गया y1 इजिकल टू A प्लस बी वाई वन प्लस I1, I का मतलब निवेश। फिर हम लेते हैं दूसरी I को, तो दूसरी I हो गई y2 इजिकल टू A प्लस बी वाई टू प्लस I2। अब हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को अगर हम घटाएं तो ऐसी स्थिति में हमारे पास आ जाएगा y2 माइनस y1 इजिकल टू b ब्रैकेट में y2 माइनस y1, चूंकि b दोनों में कॉमन है इसलिए बाहर आ जाएगा, और प्लस I2 माइनस I1। इसको हम डेल्टा के रूप में रख सकते हैं क्योंकि ये परिवर्तन को बता रहा है। तो डेल्टा y इजिकल टू b डेल्टा y प्लस डेल्टा I। अब इसको b डेल्टा y को इस तरफ y के साथ ले आते हैं, तो y माइनस b डेल्टा y इजिकल टू डेल्टा I। डेल्टा y दोनों में कॉमन है इसलिए बाहर ले लिया, तो अंदर बच गया 1 माइनस बी इजिकल टू डेल्टा I। तो इसको अगर 1 माइनस बी को उस तरफ ले जाते हैं और डेल्टा I को इस तरफ लाते हैं, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, तो ये डेल्टा y के नीचे आ जाएगा डेल्टा I, और इजिकल टू 1 माइनस बी नीचे आएगा इसलिए ऊपर आ जाएगा 1। तो इस प्रकार हमारे पास यहाँ भी आ गया 1 माइनस बी, या MPC, बी का मतलब MPC है। तो k इजिकल टू 1/1 माइनस बी इजिकल टू 1/1 माइनस MPC, और इसको हम लिख सकते हैं इजिकल टू 1/MPS। तो इस प्रकार से ये दो विधियां हैं, जिन दो विधियों के माध्यम से हमने गुणक के सूत्र को ज्ञात किया है कि गुणक किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो गुणक महत्वपूर्ण यह है कि गुणक किस पर निर्भर है, तो गुणक MPC पर निर्भर होता है। MPC और MPS दोनों में से अगर कोई एक हमें ज्ञात है तो हम उसको ज्ञात कर सकते हैं। तो गुणक के संबंध में क्या मान्यताएं हैं? सबसे पहली मान्यता इसकी है कि उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति स्थिर रहती है। MPC इज कांस्टेंट, MPC में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। फिर दूसरा है कि जो सरकारी क्षेत्र है उसका समावेश नहीं होना चाहिए, जिसका मतलब ये है कि कर एवं व्यय, जो सरकारी कर और सरकारी व्यय है, यानी सरकारी आय और सरकारी व्यय है, उसका समावेश नहीं किया जाएगा। और फिर तीसरा है कि अर्थव्यवस्था बंद किस्म की होगी। बंद किस्म का मतलब किसी प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होता है, दो देशों के बीच किसी प्रकार का आयात निर्यात नहीं होता हो। और निवेश जो हम इसमें लेते हैं वो स्वायत्त होता है। तो जो अर्थव्यवस्था में निवेश किया जाएगा वो स्वायत्त किस्म का माना जाएगा। स्वायत्त किस्म का इसलिए मानते हैं क्योंकि जो स्वायत्त किस्म का निवेश होता है वो आय से प्रभावित नहीं होता है। जिस प्रकार से स्वायत्त ऑटोनोमस कंजप्शन की हमने बात की थी, C इजिकल टू A प्लस बी वाई में ये क्या होता है, ऑटोनोमस कंजप्शन यानी स्वायत्त उपभोग। उसी प्रकार से यहाँ स्वायत्त निवेश की बात की गई है, वो भी आय से प्रभावित नहीं होता है, तो यहाँ स्वायत्त निवेश भी आय से प्रभावित नहीं होता है। और फिर है कि अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति की अतिरिक्त क्षमता पाई जाती है, यानी कि समग्र मांग अगर बढ़ जाती है तो स्वायत्त निवेश के बढ़ने पर उत्पत्ति को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि अगर मांग बढ़ेगी तो हम उत्पत्ति को कैसे बढ़ाएंगे अगर हमारे पास अतिरिक्त क्षमता विद्यमान नहीं है। तो इसलिए उत्पत्ति की अतिरिक्त क्षमता अर्थव्यवस्था में विद्यमान रहती है। और फिर लास्ट मान्यता है कि आय के प्राप्त होते ही इसे तुरंत खर्च कर दिया जाता है, यानी आय प्राप्त होने और खर्च करने के बीच में कोई समय अंतराल नहीं पाया जाता है, क्योंकि खर्च MPC पर निर्भर करता है ना, खर्च MPC पर निर्भर करता है, लेकिन उसमें समय का अंतराल नहीं माना जाएगा।
इस प्रकार से जो इसकी गुणक की मान्यताएं हैं या किन्स की गुणक की मान्यताएं हैं वो ये है, 6 आपके सामने है। अब हम आते हैं कि इसको एक चित्र के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। इसके दो भाग दे रखे हैं, देखिए, एक ए भाग और एक बी भाग। तो जो ए भाग है में सी रेखा है ना, सी रेखा से ऊपर एक सी प्लस आई रेखा और बना रखी है। तो सी का मतलब है उपभोग फलन, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, और सी प्लस आई का मतलब है उपभोग प्लस निवेश। इनके जो बीच की दूरी है, सी और सी प्लस आई के बीच की दूरी है, वो स्वायत्त निवेश के बराबर है। जब हमने पीछे माना था ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, तो स्वायत्त निवेश के बराबर है, जो यहाँ पर 50 इकाई मानी हुई है। देखो ई और पी गैप में हमने 50 लिखा है, तो ये 50 के बराबर है। ओ वाई एक्स पर हमने आमदनी मापी है, और जो लंबवत अक्ष है ओ वाई अक्ष जिसे हम कहते हैं, वहाँ पर हमने निवेश को नापा है। शून्य आमदनी पर उपभोग ए के बराबर होता है। जैसा सी इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई है, तो अगर आमदनी शून्य है तो ऐसी स्थिति में ए, जो ऊपर वाले ए पार्ट में देखिए, इस तरफ हमने 0 से लेकर के और ऊपर तक ए तक एक कोष्ठक बना रखा है और ए लिख रखा है, तो इस ए के बराबर उपभोग होता है। एक हमने 45 डिग्री की रेखा बनाई है जो y इज इक्वल टू ई के बराबर है। ई का मतलब है व्यय से, एक्सपेंडिचर। y का मतलब आई इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सी प्लस एस। यहाँ सी प्लस एस का मतलब है उपभोग प्लस बचत। अब चित्र का बी भाग देखिए। बी भाग में एस एस जो रेखा खींची गई है ना, वह ए भाग के ई बिंदु, ई जीरो बिंदु, ये ऊपर जो ई जीरो बिंदु है पर आमदनी वाई जीरो बराबर 100 इकाई होती है। यह खर्च के बराबर होती है। तो यहाँ पर क्या है, उपभोग और आय दोनों ही समान होते हैं, यानी जितनी आय होती है उतनी उतनी उपभोग कर लिया जाता है। इसलिए यहाँ नीचे देखिए एस वक्र जो है, बचत वक्र है, जो नीचे एक्स अक्ष को स्पर्श कर रहा है, यानी इसका मतलब यहाँ बचत यहाँ तक शून्य है। शून्य का मतलब ये है कि यहाँ ऊपर ई जीरो पर आय और उपभोग दोनों ही समान है। जितनी आय हो रही है उसका उपभोग कर लिया जाता है, तो बचत शून्य होती है। ए भाग में निवेश जब हम 50 इकाई करने पर आमदनी बढ़ करके कितनी हो जाती है, वाई जीरो से वाई 1 पर आ जाते हैं, यानी 100 से बढ़ करके 200 हो जाती है। इस प्रकार जो आमदनी की वृद्धि हुई है वो हुई है 100 के बराबर। 100 से 200 पे आ गए तो 100 के बराबर हुई है। और जो हमारा निवेश है वो स्वायत्त निवेश वो हुआ है 50 के बराबर। तो ऐसी स्थिति में गुणक क्या होगा, तो गुणक जैसा कि हम जानते हैं, गुणक होता है डेल्टा वाई बटा डेल्टा आई, या हम इस प्रकार से इसको यहाँ पर लिख सकते हैं कि k इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन, यानी 200 माइनस 100 बटा ई एफ यानी 50, जो ये हो जाएगा डेल्टा वाई बटा डेल्टा आई के बराबर, और 100 बटा 50 इज इक्वल टू 2। तो इस प्रकार से यहाँ जो गुणक की मात्रा है वो 2 के बराबर है, यानी हम जितनी निवेश करेंगे उसके दुगनी आय में वृद्धि होगी। यहाँ हमने निवेश, स्वायत्त निवेश 50 इकाई का किया था, तो आय में वृद्धि 100 इकाई के बराबर होगी। इसे हम 100 रुपये ले सकते हैं, 100 करोड़ रुपए ले सकते हैं, 100 लाख रुपए ले सकते हैं। और जो चित्र का जो बी भाग है, इस बी भाग में जो जी बिंदु है, जी बिंदु पर बचत और निवेश दोनों ही समान होते हैं। ऊपर देखो सी प्लस आई का जो बिंदु है, सी प्लस आई का जो वक्र है वो ई बिंदु पर इसको काटता है। इसका मतलब यहाँ है कि एस बराबर आई है, यानी जितनी बचत हो रही है उतना का उतना निवेश किया जा रहा है। इस संतुलन पर आमदनी y1 होती है। इस प्रकार स्वायत्त निवेश के EF मात्रा यानी 50 इकाई तक करने पर आमदनी में y0 y1 मात्रा तक की वृद्धि यानी 100 इकाई की वृद्धि होती है। अतः यहाँ गुणक का मान y0 माइनस y1 बटा EF, जैसा कि इस तरफ आपके बता रखा है, 100 बटा 50 बराबर 2 होता है। आमदनी y1 पर S इज इक्वल टू आई, यानी बचत बराबर निवेश होता है। यह जो S इज इक्वल टू आई है, ये केन्सियन विश्लेषण में या केन्स के विश्लेषण में बहुत ही महत्व रखता है, क्योंकि आमदनी के परिवर्तनों के माध्यम से यहाँ S बराबर आई की स्थिति आती है।
तो इस प्रकार से हमने रेखा चित्र के माध्यम से समझा है कि किस प्रकार से जो है गुणक अपना कार्य करता है और गुणक किस प्रकार से क्रियाशील होता है। तो इसमें सरल गुणक या निवेश गुणक के संबंध में आपकी किसी प्रकार के सजेशन या किसी प्रकार का आपको शंका हो, समाधान करना चाहते हो तो संपर्क कर सकते हैं।